हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ आकाश भट्टी एंड यू आर वाचिंग बेसिक मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को सीखेंगे। इससे पहले हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस सीख चुके हैं और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस को भी सीख चुके हैं कि वो किस तरह से मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस ऐड होती हैं या सब्ट्रैक्ट होती है। तो उसके लिए एक कंडीशन थी, वो कंडीशन क्या थी कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर तो दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो उनके कोरोस्पॉन्डिंग एंट्रीज एक दूसरे के साथ प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस में ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी नहीं है। अगर तो ऑर्डर सेम है तो दैट्स फाइन, वो मल्टीप्लाई हो सकती हैं। लेकिन अगर ऑर्डर सेम नहीं भी है तब भी मैट्रिसेस मल्टीप्लाई की जा सकती हैं। तो आइए देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की डेफिनेशन है क्या। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कब पॉसिबल है, इसकी डेफिनेशन है इफ़ वी हैव टू मैट्रिसेस। अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, इधर मैं लिख देता हूँ, वी हैव टू मैट्रिसेस ए और बी है। फर्ज करें हमारे पास मैट्रिक्स ए है एंड हमारे पास मैट्रिक्स बी है, तो देन AB is possible only if number of columns in A is equal to number of रोज इन बी। अब ये है क्या, ये डेफिनेशन कह रही है ए और बी उसी वक्त मल्टीप्लाई होंगे जब ए के अंदर जितने भी कॉलम हैं उतनी ही बी के अंदर रोज होनी चाहिए। तो आइए इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो फर्ज करें कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है कुछ इस तरह से 0, 1, 2 और 3 है। इसी तरह से मेरे पास मैट्रिक्स बी है। बी मेरे पास क्या है, बी मेरे पास कुछ इस तरह से है 1, 0, 2, -2, 1 एंड 3 है। अब देखिए ये हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर मुख्तलिफ है। तो अगर हम चाहते हैं कि ए और बी मल्टीप्लाई हों तो उसके लिए हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि ये मल्टीप्लाई हो सकते भी हैं या नहीं। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, उसके लिए ये कंडीशन है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये कहती है कि आप अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ए के अंदर जितने भी कॉलम्स हों उतने ही बी के अंदर रोज हों। तो अब देखें ए के अंदर कितने कॉलम्स हैं, ए के अंदर 2 कॉलम्स हैं और बी के अंदर कितनी रोज हैं, 2 ही रोज हैं। तो इसका मतलब है ए और बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ए और बी की मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। अच्छा, तो अब हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो मैं इधर लिख देता हूँ ए और बी। और जाहिर सी बात है जब ए भी एक मैट्रिक्स है और बी भी एक मैट्रिक्स है, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी हमारे पास एक मैट्रिक्स ही आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, हमने एक रो को पकड़ना है और उसको पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। और जब भी एक पूरी रो एक पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर हमारे पास एक नंबर बनेगा। इसी तरह से इस वाली रो को हमने इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर मेरे पास एक नंबर बन जाएगा। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर भी मेरे पास एक नंबर बन जाएगा। अब देखें आगे कोई कॉलम नहीं है तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। अब देखें ये वाली रो है, इसको पकड़ना है और इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर एक नंबर आ जाएगा। इसी तरह से इस वाली रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक कॉलम नंबर बन जाएगा। इसी तरह से इस वाली रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी एक नंबर बन जाएगा। तो हमारी आने वाली जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरह से होगी। तो आइए अब हम मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मेरे पास एक मैट्रिक्स है
ए और मैट्रिक्स बी है, मैं इनको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, ए और बी है, तो मैं ए को पहले लिख लूँगा। ए मेरे पास क्या है 0 1 और 2 और 3 है। इसी तरह से मैट्रिक्स बी मेरे पास क्या है 1 0 2 और -2 1 और 3 है। अब देखें इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, तो वही स्टेप है कि फर्स्ट वाली रो को पकड़ना है और उसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब मल्टीप्लिकेशन होगी कैसे, रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 0 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 के साथ, क्यों, रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब देखें इस वाली रो को हम इस वाले कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 0 क्रॉस 0 और रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 क्रॉस 1। इसी तरह से इस वाली रो को इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 क्रॉस 2 प्लस कर देंगे रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर आ जाएगा 1 क्रॉस 3 आ जाएगा। तो यहां पर आगे कोई मैट्रिक्स नहीं है तो यहां पर मैं मैट्रिक्स को क्लोज कर देता हूं। अब इसी तरह से हमारे पास ये वाली रो है, इसी तरह से इस वाली रो को हम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इस कॉलम के साथ रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2 क्रॉस 1। रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से इस वाली रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 क्रॉस 0 प्लस 3 क्रॉस 1। इसी तरह से रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 क्रॉस 2 प्लस रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया -2 आ गया, 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। इसी तरह से 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। इसी तरह से 2 को 1 के साथ 2 और 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास -6 आ गया। इसी तरह से 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। इसी तरह से 2 को 2 के साथ 4 आ गया, 3 को 3 के साथ तो 9 आ गया। तो आ जाएगा आंसर -2 1 5, ये -4 आ जाएगा और यहाँ से 3 आ जाएगा और यहाँ पे 13 आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो आंसर है ये है ए को मल्टीप्लाई जब मैंने किया बी के साथ। लेकिन अगर अब हम चेक करना चाहते हैं कि क्या बी और ए मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन है, उसके लिए ये कंडीशन है फॉर बी ए कि क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो यहाँ पर बी हमारे पास पहली मैट्रिक्स है और किसी भी दो मैट्रिसेस को हम उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे चेक कर सकते हैं कि वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। हम पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद को देखते हैं और दूसरी मैट्रिक्स के रोज़ की तादाद को देखते हैं और अगर तो वो दोनों सेम हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब देखें यहाँ पर बी पहले है तो हम यहाँ पर बी के कॉलम्स को देखेंगे, बी के कॉलम्स कितने हैं 3 है और यहाँ पर ए के रोज़ भी 3 ही होनी चाहिए, लेकिन ए की रोज़ हमारे पास कितनी है 2 है। तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैं लिख देता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। इज़ नॉट पॉसिबल। अब मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं पॉसिबल, अगर तो आपसे कोई रीज़न पूछ ले तो आप कहें कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी, क्योंकि बी हमारे पास पहले है तो बी को पहले लिखेंगे उसके कॉलम्स को, डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए।
कि बी के अंदर जितने भी कॉलम्स थे उतनी ए के अंदर रोज नहीं थी, इस वजह से इनकी मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल है। यहाँ पर ए और बी का सीन देखा जाए तो ए के अंदर कितने कॉलम्स थे, ए के अंदर 2 कॉलम्स थे और बी के अंदर कितनी रोज थी, 2 रोज थी। तो आई होप कि आपको इन मल्टीप्लिकेशन की समझ आई होगी। तो जस्ट एक दफ़ा मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई होती हैं। तो अगर तो मैं चाहता हूँ ए और बी मल्टीप्लाई हों तो ए के नंबर ऑफ कॉलम्स और बी के नंबर ऑफ रोज सेम होनी चाहिए, देन उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो आई होप कि आपको इस मल्टीप्लिकेशन की समझ आई होगी। अब हम करते हैं इसकी कुछ मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़। तो अब हम मुख्तलिफ लॉज हैं उनको सीखेंगे। इससे पहले हम लॉज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के सीख चुके हैं, लेकिन आज जो लॉ हम सीखेंगे वो है लॉज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहला जो लॉ है वो है एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ हमारे पास है क्या, एसोसिएटिव है। तो इस लॉ के मुताबिक अगर हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं ए, बी और सी, ये लॉ कहता है आप बी और सी को मल्टीप्लाई कर दें और ए के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, या फिर आप मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स सी के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपके पास रिजल्ट सेम ही रहेगा। तो ये है एसोसिएटिव लॉ। तो दूसरा जो लॉ है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब डिस्ट्रीब्यूट होना, तकसीम हो जाना। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की जगह मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ कर देता हूँ। अब इसके अंदर भी 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एडिशन, अब जैसा कि ओवर एडिशन है तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा लॉ है जिसके अंदर एक ही टाइम पर मल्टीप्लिकेशन भी हो रही होगी और एडिशन भी हो रही होगी। तो अब देखें हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और बी प्लस सी। अब देखें ये ए, बी और सी ये 3 मैट्रिसेस हैं, ये ऐड भी हो रही हैं और एक ही टाइम पर मल्टीप्लाई भी हो रही हैं। तो या तो हम बी और सी को ऐड करके ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें, या फिर हम करें क्या, हम ए और बी को मल्टीप्लाई करें और ए और सी को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को ऐड कर दें, तो हमारे पास रिज़ल्ट सेम ही आएगा। अब ये वाला जो ए है ये बी के साथ भी लग गया और ये वाला जो ए है सी के साथ भी लग गया, यानी कि इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और अब ये देखें ये वाला जो ए है यानी कि मैट्रिक्स है, ये इस ब्रैकेट के लेफ़्ट साइड की तरफ है, इसलिए इसको कहेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या लॉ कह सकते हैं। अब इसी तरह से अगर तो ए और बी ऐड हो रहे हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं सी के साथ, तो यहाँ पर हम इसको कुछ इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, ए सी प्लस बी सी। तो अब देखें ये वाला जो C है ये A के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया और ये वाला जो C है B के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो C कहाँ पर है, C इस ब्रैकेट के राइट साइड की तरफ है, तो इसको कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लॉ। इसी तरह से ओवर एडिशन हो गई, इसी तरह से ओवर सब्ट्रैक्शन भी करेंगे, बहुत ही आसान है। सब्ट्रैक्शन ये क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये कुछ इस तरह से b माइनस सी है तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी माइनस ए सी आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा अगर a प्लस बी हो रहा है, ओ सॉरी a माइनस बी हो रहा है और मल्टीप्लाई सी हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी माइनस बी सी। इसी तरह से ये आ जाएगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, और ये हमारे पास क्या है, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो आई होप कि आपको एसोसिएटिव की भी समझ आई होगी और इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ
मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और ओवर सब्ट्रैक्शन की भी समझ आई होगी। तो अब हम सीखेंगे कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास दो नंबर्स हैं 5 और 2। मैं 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ तो मेरे पास आंसर आ जाता है 10। इसी तरह मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 5 के साथ, फिर भी मेरे पास आंसर आ जाता है 10। तो कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस से क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, मैं उसको बी के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ या फिर बी को ए के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास आंसर सेम ही रहना चाहिए। तो इस चीज़ को हम चेक कर लेते हैं। तो मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है जो कुछ इस तरह से है 1 0 2 और 3। इसी तरह से मेरे पास मैट्रिक्स बी क्या है, ये आ जाएगी 0 1 -2 और 4। ये मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं। अब मैं कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस को चेक करना चाहता हूँ कि ए और बी या बी और ए करने से मेरे पास रिजल्ट सेम आता है। अगर तो वो ए और बी या बी और ए को करने से मेरे पास रिजल्ट सेम आया तो मैं कहूँगा कि कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस में होल्ड करता है। और अगर आंसर सेम ना आया तो मैं कहूँगा कि कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में होल्ड नहीं करता। तो आइए ए और बी को सॉल्व करते हैं। तो ए और बी को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ए और बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो जी मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि पहले के कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं, और दूसरी की रोज़ कितनी है, वो भी 2 है, तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगी? हमने पहली रो को पकड़ना है और उसको पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे करना है? पहला रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 क्रॉस 0 प्लस पहली रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से अब इस वाली रो को हमने इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए आगे कोई कॉलम नहीं है तो मैं यहाँ पर इस मैट्रिक्स को क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए हमने इस वाली रो को पकड़ लेना है, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी मेरे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, यहाँ पर भी प्लस 0 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 0 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0 -6 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2 + 12 आ जाएगा। तो मेरे पास जो ए बी आया वो रिज़ल्ट मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया 0 1 -6 और 14। ये मेरे पास ए और बी आ गया। इसी तरह से अब मैं बी ए को फाइंड करता हूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा बी ए। तो मैं बी के एलिमेंट मैट्रिक्स को पहले लिखूँगा। बी की मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, ये है 0 1 -2 और 4 है। इसी तरह से ए मेरे पास क्या है, ए मेरे पास है 1 0 2 और 3। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, इस वाली रो को पकड़ना है और इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 क्रॉस 1 हो जाएगा प्लस 1 क्रॉस 2 हो जाएगा। इसी तरह से इस वाली रो को इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आ जाएगा, रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। आगे कोई कॉलम नहीं है तो मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। अब देखें ये वाली रो को हमने पकड़ना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, -2 क्रॉस 1 आ जाएगा प्लस 4 क्रॉस 2 आ जाएगा। इसी तरह से इस वाली रो को इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 क्रॉस 0 प्लस 4 क्रॉस 3 आ जाएगा। अब इसको जब मैंने मज़ीद सॉल्व किया तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 0 प्लस 2 आ जाएगा। 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया और प्लस आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसी तरह से -2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 ही रहा और 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास
12 आ गया। आप देखें ये है हमारे पास B और A, तो BA हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया और यहाँ पर 12 आ गया। अब देखें ये है हमारे पास BA और ये है हमारे पास AB, ये दोनों के दोनों ही मुख्तलिफ हैं, ये दोनों सेम आंसर नहीं आए। इसका मतलब है कि AB नॉट इक्वल टू BA, ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। तो इसका मतलब है कि कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज नॉट होल्ड। तो मैं इधर लिख देता हूं कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, क्योंकि ए और बी को जब हमने सॉल्व किया तो उसका कुछ रिजल्ट आया और बी और ए को हमने सॉल्व किया तो उसका कुछ रिजल्ट आया। कम्यूटेटिव लॉ ये था कि ए और बी को सॉल्व करें या बी और ए को सॉल्व करें तो आपके पास रिजल्ट सेम आना चाहिए। हमने कुछ एग्जांपल्स ली और हमने इनको सॉल्व किया तो ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए आ गया। तो इसका मतलब है कि कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस में होल्ड नहीं करता। तो अब हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है क्या। तो फर्ज करें मेरे पास एक मैट्रिक्स है कुछ इस तरह से 2, 6, -7 और 9। इस मैट्रिक्स को मैं ऐसी कौन सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं कि यही मैट्रिक्स मेरे पास दोबारा से वापस आ जाए। क्योंकि यूजुअली होता क्या है, होता ये है कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी दूसरी मैट्रिक्स के साथ तो वो मैट्रिक्स बदल जाती है। लेकिन ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर भी ये मैट्रिक्स नहीं बदलती, तो वो मैट्रिक्स है ये वाली 1 0 0 1 वाली। और इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्री 0 0 हो, उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जो किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाती है। अगर तो आप चेक करना चाहते हैं तो आप इनको मल्टीप्लाई करके देखें, आपके पास यही मैट्रिक्स दोबारा से वापस आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि ये इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होने पर इसकी आइडेंटिटी को ख़त्म नहीं कर रहे, बल्कि ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तब भी इस मैट्रिक्स की आइडेंटिटी कायम रही है। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। तो अब हम एक और चीज़ को देख लेते हैं, वो क्या है, लॉ नंबर 5 है। वो ये है ए और बी का मल्टीप्लाई करके उनका ट्रांसपोज लें या फिर बी का ट्रांसपोज लें, ए का ट्रांसपोज लें और उनको मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास रिजल्ट सेम ही आएगा। लेकिन याद रहे कि जब अगर आप ये तरीका करना चाहते हैं तो आपने बी के ट्रांसपोज को एज अ फर्स्ट मैट्रिक्स कंसिडर करना है। तो आई होप कि आपको इन चीज़ों की समझ आई होगी। तो अब हम एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करते हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। हमें कुछ मैट्रिसेस दी गई हैं और हमने बताना है कि क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या ज़रूरी था, हमने उसके लिए ज़रूरी था कि हमने पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स को देखना होता है और दूसरी मैट्रिक्स के रोज़ को देखना होता है। अगर तो पहली मैट्रिक्स में जितने कॉलम्स हैं उतने ही दूसरी मैट्रिक्स के अंदर रोज़ हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन उस मैट्रिसेस की पॉसिबल है। अब देखिए ये हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स है इसके अंदर 2 हैं और इस मैट्रिक्स के अंदर रोज़ कितनी है, 2 हैं। तो इसका मतलब है कि ये कंफर्टेबल हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन, टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन पर मैं साइन लगा देता हूँ। इसी तरह से हमारे पास ये 2 मैट्रिसेस हैं। तो कैसे पता चलेगा कि ये मैट्रिसेस एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकती हैं या नहीं, तो हमने पहले के कॉलम्स को देखना होता है, उतने ही अगर दूसरी मैट्रिक्स के अंदर रोज़ हुई तो मैट्रिसेस कंफर्टेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब देखें यहाँ पर कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं और इस मैट्रिक्स की रोज़ कितनी है, 2 हैं। तो इसका मतलब है
column of first matrix and rows of number of rows of second matrix are equal, so multiplication is possible। तो इस तरह मैं लिख दूंगा comfortable for multiplication, ये भी मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल है। अब देखें हमारे पास ये दो मैट्रिसेस हैं, हमने फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स को देखना है और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को देखना है। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स है 1 और नंबर ऑफ रोज है सेकंड मैट्रिक्स के 2, तो इसका मतलब है कि पहले के कॉलम और दूसरे के नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन नॉट कंफर्टेबल है, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। इसी तरह से इस मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स है और दूसरी मैट्रिक्स की रोज कितनी है, वो भी 3 है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो इधर मैं लिख देता हूँ कंफर्टेबल। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आप खुद ट्राई कीजिएगा, आपसे हो जाएगा। अब इसी तरह से हम एक और मेथड सीखते हैं जिससे हम बता सकते हैं कि कोई भी मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं या नहीं। तो वो मेथड है क्या, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो हमें पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर पता होना चाहिए। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2 क्रॉस 2 है। इसी तरह से कुछ फासले पर हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लेंगे, वो क्या है 2 क्रॉस 1। अब देखें अगर तो ये दरमियान वाले दो नंबर दोनों एक जैसे हुए तो इसका मतलब है कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो यहाँ पर देखें कंफर्टेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर देख लेते हैं, 2 क्रॉस 2 है। इसी तरह से इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है। अब फिर से देखें ये दरमियान वाले दोनों नंबर सेम है, तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिसेस भी मल्टीप्लाई हो सकती हैं और हम पहले ही बता चुके हैं कि ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं। इसी तरह से अब हम ये वाली मैट्रिक्स को देखते हैं। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1। अब देखें और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। अब देखें कि ये वाले जो दरमियान वाले दोनों नंबर हैं ये इक्वल नहीं है, एक जैसे नहीं है। इसका मतलब है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कंफर्टेबल। अब इसी तरह से हम इस वाली मैट्रिक्स को देख लेते हैं। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 2 क्रॉस 3 है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या है 3 क्रॉस 2 है। तो हमारे पास यहाँ पर भी ये दो दरमियान वाले नंबर सेम है, तो इसका मतलब है कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। करना हमने क्या है, करना हमने ये है कि पहले हमने पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है, देन हमने कुछ फासले पर दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख देना है, तो हमारे पास 4 नंबर आ जाएंगे 1 2 3 और 4। अगर तो दरमियान वाले दोनों नंबर सेम हुए तो उसका मतलब है कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। और इस मेथड का एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है कि अगर हम पहले और चौथे नंबर को लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म के अंदर तो हमारे पास आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको इन चीज़ों की समझ आई होगी। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें एक मैट्रिक्स ए दी गई है, मैट्रिक्स बी दी गई है और हमसे कहा गया है ए और बी को फाइंड करें। और दूसरा जो हमारा पार्ट है वो ये है कि बी और ए को फाइंड करें अगर तो उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 करेंगे ए और बी। हमने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है और उनकी वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट करना है। तो देखें सबसे पहले हम देखते हैं क्या ए और बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। यहाँ पर ए के कॉलम्स कितने हैं 2 कॉलम्स हैं और बी की रोज़ कितनी है 2 है, तो इसका मतलब है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब इसी चीज़ को हम पहले दूसरे मेथड के साथ सीखते हैं। तो देखते हैं क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 2 क्रॉस 2 है और इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 2 क्रॉस 1 है। अब देखें ये जो दरमियान वाले दोनों नंबर हैं ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब है इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। तो अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा ए बी। यहाँ पर पहले मैं ए के मैट्रिक्स लिखूँगा -1 2 और यहाँ पर मैं बी लिखूँगा 6 और 5। अब मल्टीप्लिकेशन होती कैसे है, हमने पहली रो को पकड़ना है और उसको इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, पहले कॉलम के साथ। और कैसे मल्टीप्लाई होना है, रो के पहले एलिमेंट ने कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होना है प्लस रो के दूसरे एलिमेंट ने
कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 3 क्रॉस 6 प्लस 0 क्रॉस 5। अब देखिए यहाँ पर कोई आगे कॉलम नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर मैट्रिक्स मेरे पास क्लोज हो जाएगी। इसी तरह से अब मैं इस वाली रो को पकड़ूंगा और उसको इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 क्रॉस 6 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया, और 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आ गया। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा -6 और यहाँ पर आ जाएगा +10 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो AB आ गया वो रिज़ल्ट हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। क्या आ गया 18 और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 4। तो A और B की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली। इसी तरह से हम पार्ट नंबर B करेंगे। पार्ट नंबर B हमारे पास है क्या, B और A को हमने फाइंड आउट कर। अब देखें, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये ज़रूर देखेंगे कि B और A पॉसिबल है। हमने A और B को तो मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आंसर B आ गया, लेकिन अब हम देखेंगे क्या B और A मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब देखें यहाँ पर B पहले है, तो इसका मतलब हम B मैट्रिक्स के कॉलम्स को देखेंगे और A मैट्रिक्स के रोज़ को देखेंगे। अगर तो उनके दोनों के नंबर्स सेम हुए तो ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं। अब देखें B के पहले है तो B के कॉलम्स को देखेंगे। B के कितने कॉलम्स हैं, एक कॉलम है। अब A की रोज़ कितनी है, 2 रोज़ है, यानी कि दोनों इक्वल नहीं है। पहले के कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज़ इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब BA की मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं सकती। तो इधर मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन इज़ नॉट पॉसिबल।